हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, जेएसएससी के द्वारा जो अभी हाल ही में वैकेंसी जारी की गई है झारखंड नगर पालिका सेवा, झारखंड म्युनिसिपल सर्विस के लिए, जिसमें कि राजस्व निरीक्षक रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जिसमें कि जो सिलेक्टिव जो ग्रेजुएशन से या तो कॉमर्स किए हैं, बीकॉम जो किए हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर से या फिर मैथमेटिक्स से या फिर स्टैटिक्स से, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज हम लोग उसी में कॉमर्स से जो संबंधित विभिन्न टॉपिक्स हैं जो हम लोग को स्टडी करना है, उसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम। उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप सबने पहला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि हमने जो राजस्व निरीक्षक के लिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जेएसएससी के सिलेबस में जारी किया गया है, सिलेबस में जो दिया गया है, उस पर हमने पहले वीडियो में उसका चर्चा कर चुके हैं और उसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर अपलोड कर चुके हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो न्यू वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र हमारे लाइव क्लासेस में अभी तक नहीं जुड़े हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका जो बैच है वो आपका 22 मई से प्रारंभ हो चुका है। तो जो बहुत सारे छात्र इसमें अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। और इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जितने भी आपको क्लासेस उपलब्ध कराए जाएंगे, सारे के सारे लाइव बैचेस होंगे, ऑफलाइन क्लासेस के जैसा। और साथ ही इसमें हर एक क्लास का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी अप टू एग्जामिनेशन तक रहती है। साथ ही इसमें आपको क्लास नोट्स हो गया, पीडीएफ नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज वगैरह हो गए, वो सारे उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कॉमर्स का अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही कम फीस पर सारे कोर्सेज आप यहाँ पर इसमें स्टडी कर सकते हैं, जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं आपका। इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो इसके लिए आप हमारा जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और स्टोर में जाकर वहां पर आप परचेज कोर्स को कर लीजिए, या फिर जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके वहां पर सारे प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा और आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा और क्लासेस आप लाइव में जुड़ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वीडियो 1 जो था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें कि हमने पूरे संपूर्ण सिलेबस पर बात किया था और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है जिसको आपको अध्ययन करने हैं। जो आयोग ने जो सिलेबस जारी किया गया है उसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखिएगा तो आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है, तो पूरे कॉमर्स के सब्जेक्ट को, पूरे जितने इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, 8 सब्जेक्ट में यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। 8 सब्जेक्ट में इसमें कुछ अकाउंटिंग है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अकाउंटिंग के संबंधित यहाँ पर ये 3 टॉपिक जो है बेसिकली यहाँ पर दिया जाता है। स्पेसिफिक इसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि कंपनी अकाउंट्स अगर हमें पढ़ना है, कंपनी अकाउंट्स को अच्छे से समझना है, तो हमें जो बेसिक्स नॉलेज जो है अकाउंटिंग का, लेखांकन का, वो हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा इसमें एक कंपनी अकाउंट्स हो गया और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हो गया, जो एक टॉपिक के अंतर्गत आता है। दूसरा टॉपिक इसमें हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें कि जितने भी इसके बेसिक्स हैं, साथ ही इसमें जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, किसी भी एसएससी का कैसे टैक्स कैलकुलेट, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है, उन सभी को इसमें अध्ययन करना है। साथ ही इसमें आपका जितने भी आपका डिडक्शंस हो गया, क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, इसके अलावा आपका और भी इसमें जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गए, उन सभी को इसमें अध्ययन करने हैं। साथ ही इसमें अगला जो तीसरा टॉपिक इसमें आ जाता है, तीसरा सब्जेक्ट, वह है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें कि आपका जो भी बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इसमें अध्ययन करने हैं। उसके बाद आपका ऑडिटिंग। ध्यान रखिएगा, आज हम यहाँ पर पूरा सिलेबस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मेन टॉपिक आपको बता रहे हैं, क्योंकि पहला वीडियो में हम पूरा डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर चौथा जो है ऑडिटिंग है। उसी तरह आपका 5वां जो है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंध। उसके बाद जो छठा टॉपिक है जो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। इसके अंतर्गत ही देखिएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। 7वां जो टॉपिक है इसमें ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एमकॉम लेवल तक अध्ययन करना है। क्योंकि देखिएगा ये पोस्ट है आपका ग्रेजुएट लेवल का, लेकिन जो सिलेबस दे दिया गया है वो एमकॉम लेवल का, जो पीजी लेवल का है वो सिलेबस दिया गया है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन अगर
क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज को अध्ययन किया जाए तो बिल्कुल, क्योंकि ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि कुछ छात्रों के लिए है, जितने भी छात्र परीक्षा देंगे सभी के लिए यही सिलेबस है। तो इसीलिए शुरू से अगर आप मेहनत करते हैं, क्योंकि अभी से ही देखिए आपका फॉर्म भराने प्रारंभ हो चुके हैं, आने वाले दिनों से प्रारंभ होंगे आपका शायद 30 में से, तो जरूरी है कि आप अभी से ही इसकी तैयारी में पूरे जोर शोर से लग जाइए। बहुत सारे छात्र इसमें अभी से ही तैयारी में लगे हुए हैं और ये झारखंड में पहली बार म्युनिसिपल जो सर्विसेज है उसके लिए वैकेंसी जारी की गई है, तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है और इसका 100% एग्जाम जो है सही समय पर अपने होंगे भी, तो इसीलिए आपके लिए बेहतर विकल्प है। इसके अलावा 8वां जिसमें जो टॉपिक आ जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन जो, और साथ ही आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है इंडिया में उससे संबंधित है, औद्योगिक संबंध और जो औद्योगिक विवाद और जो समाधान है उससे संबंधित हम लोग को ये 8 सब्जेक्ट इसमें आ जाता है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट देखिएगा तो 12 आ जाते हैं लेकिन चैप्टर के आधार पर, लेकिन मेन सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए तो टोटल 8 सब्जेक्ट है। इसी में आज हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं ये आपका बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जो 7वां जो यहाँ पर सॉरी ये 6ठा सब्जेक्ट जो था, 6ठा सब्जेक्ट में इन सारे टॉपिक को अध्ययन करने हैं। किसी चीज को अगर तोड़ तोड़ के अगर पढ़िएगा, क्योंकि अगर एक ही बार में सिलेबस को देखते हैं तो बहुत ज्यादा लगता है कि बहुत ही लार्ज सब्जेक्ट है, सिलेबस देखने से वैसा ही लगता है। सिलेबस जारी भी इसी तरह से कर दिया गया है कि बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं ये तो हमसे होगा ही नहीं, लेकिन प्रारंभ तो करना पड़ेगा। जो प्रारंभ करेगा बिल्कुल वो इंड करेगा, अदरवाइज अगर प्रारंभ ही नहीं कीजिएगा, देख कर ही डर जाइएगा तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और बिल्कुल आपके लिए सही समय है, 5 से 6 महीने आपके लिए पर्याप्त है, जिससे कि आप आधार पर आप सही से उसको आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी तैयारी और प्रिपरेशन को सिर्फ सही से गाइडलाइंस चाहिए आपको, साथ ही इसमें आपका जो स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस सेशन चाहिए, जिससे कि आप बेहतर मार्क्स ला सके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं बैंकिंग सिस्टम और जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें क्या क्या अध्ययन करने हैं। जो चैप्टर 6 है उसमें देखिएगा तो इन सारे टॉपिक को अध्ययन करने हैं, जिसमें कि आप देखिएगा सबसे पहला इसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम, भारतीय बैंकिंग प्रणाली। दूसरा यहां पर सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तीसरा यहां पर है जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट बैंक है, जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय विकास बैंक। चौथा जो इसमें आ जाता है आपका इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, जिसके अंतर्गत मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। 5वां जो आ जाता है इंश्योरेंस सेक्टर। 6ठा इसमें जो आ जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। 7वां जो आ जाता है इसमें आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और अंत में है इन सभी पर प्रैक्टिस। जो हम पढ़ें हमारे लिए तभी उपयोगी है जब हम उस पर संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम सॉल्व कर सकें, इसलिए प्रैक्टिस हमारे लिए अनिवार्य एक अंग है। अब यहां पर देखिए हम लोग आज यहां पर इंडियन बैंकिंग सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे। इसमें जो भी टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, इसमें बेसिक्स लेवल से जो इसका एडवांस लेवल है और जो करंट सिचुएशन, चूंकि एक बैंकिंग ऐसा एक टॉपिक होता है जो वर्तमान में बहुत सारे नए नए चीजें होती है, जैसे कि मर्जर हो गया बैंकिंग का, जैसे कि एसबीआई में कुछ सालों मर्जर हुआ था पहले। नेशनलाइज्ड बैंक 10 नेशनलाइज्ड बैंक 2020 से मर्ज होकर 4 नेशनलाइज्ड बैंक बनाए गए थे। आरबीआई के गाइडलाइन से रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को अध्ययन करने होते हैं। आज जो हम लोग यहाँ पर इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को बेसिकली क्या क्या अध्ययन करना है। अब देखिए इसी को हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे तो आसान हो जाता है इन चीजों को पढ़ने से। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में मुख्य रूप से जो हम लोग को अध्ययन करना है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, भारतीय बैंकिंग प्रणाली। ध्यान रखिएगा हम यहाँ पर दोनों माध्यम लेके चलेंगे, क्योंकि झारखंड में जितने भी अधिकतर छात्र हैं वो हिंदी में अधिकतर होते हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र इंग्लिश भी अध्ययन किए रहते हैं। जो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा हम दोनों आधार पर लेके चलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश, और उसी तरह नोट्स भी रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड हमने हिंदी रखा है, एक साइड हमने इंग्लिश लिखा है, कि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पर 100% अगर हिंदी भी रखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, 100% इंग्लिश भी रखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ में नहीं पाएंगे, इसलिए हमने दोनों आधार लेके चले और हर एक क्लास आपको जो है इसी तरह से उपलब्ध कराई जाएगी। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो हम लोग को यहाँ पर अध्ययन करना है भारतीय बैंकिंग प्रणाली में, इसमें सबसे पहले तो जो बेसिक्स है कि बैंकिंग होता क्या है, बैंक होते क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्या है। फिर उसके बाद जो भारत में बैंकिंग का इतिहास, बैंकिंग जो हिस्ट्री है, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री। फिर इसके बाद इसमें हम लोग 2 तरह से स्टडी करते हैं, विभिन्न फेजेस में, मतलब कि इसको अध्ययन करने के लिए
भारत में जो बैंकिंग विकास रहा 3 फेज में बात करते हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर भारत में जो बैंकिंग संरचना है, बैंकिंग संरचना मतलब बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि आप सुनते होंगे कि कुछ भारत में कुछ कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, कुछ जो है कॉरपोरेटिव बैंक्स हैं, कुछ जो है आरआरबीज हैं, कुछ जो है डेवलपमेंट बैंक है, कुछ पेमेंट बैंक के आपने नाम सुना होगा जो आजकल, कुछ यहाँ पर जो है आपका एनबीएफसीज है। तो इन्हीं के बहुत सारे प्रकार हैं, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पर इसमें डिस्कस करते हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद इसमें फिर हम लोग आरबीआई के बारे में, आरबीआई भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम का ही एक अंग है, लेकिन चूंकि उसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा विस्तार से अध्ययन करते हैं, खासकर आरबीआई की स्थापना, उसका स्ट्रक्चर, जो उसकी संरचना है, फिर आरबीआई के कार्य, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, इन सभी को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इसलिए हमने इसको अलग से रखा है, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं बैंक होते क्या है, बैंक कहा किसे गया है। तो बैंक का अगर सीधा सा एक डिफिनेशन देखें तो बैंक एक वैसी संस्था है जहां पर वित्तीय लेन देन होता है, जहां पर वित्तीय लेन देन होता है उस संस्था को बैंक कहा गया है। तो बैंक एक संस्था के रूप में और एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक संगठन के रूप में स्थापित होते हैं, और वहीं पर वित्तीय लेन देन होता है। वित्तीय लेन देन का तात्पर्य क्या है? फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें बैंक में क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट कर सकते हैं और बैंक से लोन ले सकते हैं। इसी को तो वित्तीय लेन कहा जाता है। बैंक में अगर आपके पास पर्याप्त धन है, बचत हो रही है, तो बैंक में जमा कर सकते हैं, वहां पर इंटरेस्ट भी मिलेगा और पैसा सेफ भी रहता है। दूसरा, पैसे की अगर जरूरत पड़ती है बिजनेस चलाने या फिर कोई अन्य काम है, तो बैंक से हम लोन ले सकते हैं, और ये जो कार्य करता है उसी को बैंक कहा गया है। बैंक की जो स्थापना हुई थी, बैंक का जो फॉर्मेशन किया गया था, इसी स्पेसिफिक उद्देश्य से किया गया था कि अगर बैंक जो काम करेंगे इन्हीं मूल उद्देश्यों को शामिल करते हुए स्थापित किए गए थे। लेकिन आज के डेट में सिर्फ यहीं तक बैंक सीमित नहीं है। बैंक का सिर्फ आज काम लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ही नहीं है, बल्कि उससे बहुत आगे निकल चुका है। आज के डेट में बैंक हर वह कार्य करते हैं जिनमें उनको एक कमीशन मिलता है, जिनको उनको बेनिफिट होता है। क्लियर है? चाहे वो लॉकर फैसिलिटी का वर्क हो, हम लोग कॉमर्शियल बैंक में इसमें डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि बैंक आज के डेट में एक प्राइमरी फंक्शंस के रूप में और एक सेकेंडरी फंक्शंस के रूप में काम करते हैं। तो ये जो बैंक का जो मूल ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था, यही था कि बैंक में डिपॉजिट रिसीव करेंगे। डिपॉजिट भी बहुत सारे होते हैं, डिमांड डिपॉजिट के रूप में, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट के रूप में, टाइम डिपॉजिट के रूप में, रेकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के रूप में ये रिसीव करते हैं। लोन्स भी बहुत सारे उपलब्ध कराते हैं, होम लोन, कार लोन, हर तरह का लोन जो आज इनको देना है, हर तरह का लोन जो कस्टमर को चाहिए उपलब्ध कराते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे होती है? बैंक्स तो हम लोग समझ गए। अब भारत में, चूंकि हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ रहे, विश्व में पहली बार जो हम लोग, जो आज का मॉडर्न बैंक, आज जो हम लोग बैंक देख रहे हैं, ये मॉडर्न बैंक कहलाते हैं। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, जैसे कि आप कोई बैंक में जाते हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, तो वहां पर देखते होंगे कि वहां पर क्लर्क होते हैं, पैसे रिसीव करने वाले होते हैं, लोन देने वाले होते हैं, मैनेजर होते हैं, और बहुत सारे बैंकिंग क्रियाकलाप वो करते हैं। तो वो जो होते हैं ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो क्या भारत में जो इसकी शुरुआत हुई, वो कैसे शुरुआत हुई? तो वो यूरोपियंस की देन है। ब्रिटिश जब भारत में आए तो उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई भारत में। अब सवाल उठता है, क्या इससे पहले भारत में इस तरह के बैंक नहीं थे? तो बिल्कुल नहीं थे। हाँ, लेकिन ये वित्तीय लेन देन होते थे। हाँ, इन बैंकों के माध्यम से नहीं होते थे क्योंकि ये उसमें नहीं थे, लेकिन वित्तीय लेन देन होते थे। जैसे कि हमारे यहाँ महाजनी परंपरा थी, महाजनी जो सिस्टम था उसके माध्यम से, महाजनी
सिस्टम, महाजनी परंपरा थी, उसी के आधार पर वित्तीय लेन देन होता था। जैसे कि कोई साहूकार से हो गया, जमींदार से हो गया, जो धनी वर्ग है वो लोन देते थे। जिसको पैसे की जरूरत है वहां पर आप अपने संपत्ति को गिरवी रखकर लोन ले सकते थे। लेकिन ये बहुत ही अनसेफ होता है। मनमानी तरीके से लोन पर इंटरेस्ट लिया जाता है और सबसे ज्यादा जो एक गरीब वर्ग के साथ जो लोन लेते हैं उनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती और उनके साथ उनके संपत्ति को हड़पने का काम ये लोन के माध्यम से ही किया जाता था। इनको सूदखोर कहा जाता है क्योंकि इनका मूल काम ही होता है सूद कमाना। क्लियर है? ये परंपरा ऐसा नहीं कि मॉडर्न बैंक आने के बाद खत्म हो गया है। ये परंपरा मानव सभ्यता मतलब कि मानव जब से व्यापार करना प्रारंभ किया, हम प्राचीन काल से इसको देख सकते हैं, जो आज भी चल रहा है। क्योंकि आज भी बैंक इतने सारे स्थापित हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको बैंक लोन देती ही नहीं है। सरकार के रूप के तौर पर तो दिया भी जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें की जरूरत पड़ती है जो बैंक वहां पर उनको उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो वो सामान्य जो साहूकार या जमींदार या धनी वर्ग होते हैं उनसे जाकर वो लोन लेते हैं। इसीलिए देखिएगा भारत में अभी जो बैंकिंग है वो दो तरह के उपलब्ध है, मतलब दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक को हम लोग कहते हैं आपका ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर, जो अभी हमने बताया कि महाजनी परंपरा जो प्रारंभ से प्राचीन काल से भारत में चल रही है और अभी भी चल रही है, और एक मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो इसलिए इसको आधार पर भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर। ऑर्गेनाइज जिसको हिंदी में संगठित बैंकिंग सेक्टर कहते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड को असंगठित बैंकिंग क्षेत्र। ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर जो आज का मॉडर्न बैंक है भारत में, आप देख सकते हैं मॉडर्न बैंकिंग के एग्जांपल है, और अनऑर्गेनाइज्ड जो महाजनी परंपरा है, सूदखोर का जो सिस्टम है। अब इनको अनऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा जाता है और इसको ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा जाता है? अर्थव्यवस्था में जब भी कुछ क्रियाकलाप जो होते हैं, अगर सारे नियम कानून कायदे कानून के अनुसार हो, क्योंकि देखिएगा इसमें अगर बैंक जो लोन देगा उसके भी नियम होते हैं, उस पर इंटरेस्ट रिसीव करेगा उसके भी नियम होते हैं, जो आरबीआई के गाइडलाइंस और जो उसके द्वारा नीतिगत दरें होती है उसी को ध्यान में रखकर ये बैंक तय करते हैं। डिपॉजिट आप करते हैं बैंक में तो कितना सेफ है और उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो भी तय होता है पहले से। क्या? तो इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, ऑर्गेनाइज बैंकिंग सेक्टर, जबकि इसमें कुछ भी नहीं होता है। लोन लेने गया मोहन, पता चला कि 10,000 लोन लिया, एक महीने के बाद 20,000 देना है। ये इसकी मर्जी है, 10% लेना है, 20% लेना है, 30% लेना है, 40% लेना है, तो ये इसकी मर्जी होती है और जो ये तय करते हैं उसी आधार पर इनका जो बैंकिंग सिस्टम है वो चलते रहता है। क्लियर है? तो इसीलिए इनको अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र में अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं यहां पर, जैसा कि हमने बताया कि भारत में जो, और चूंकि हम ध्यान रखिएगा एक चीज और कि हम लोग जो यहां पर सिलेबस में स्टडी कर रहे हैं वो किसके बारे में? क्या इसके बारे में? बिल्कुल नहीं। जिसके कुछ नियम ही नहीं है उसके बारे में क्या अध्ययन करेंगे? जो नियम है उसके अध्ययन करेंगे। तो हम लोग मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम पर अध्ययन करेंगे। अब भारत में जैसा कि हमने बताया कि जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत होती है यूरोपियंस के द्वारा, यहां पर शुरुआत की जाती है। और जब भारत में ब्रिटिश आए थे, अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो विश्व में पहली बार जो बैंक स्थापित हुए थे यूरोप में, बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से। और जब यूरोपियंस भारत में आए व्यापार करने के लिए और धीरे धीरे यहां पर वो स्थापित हो गए, तो यहां पर भी उन्होंने अपनी जो बैंकिंग जो प्रणाली है, बैंकिंग जो संगठन है, संस्था है, उसको स्थापित करना प्रारंभ किया। तो भारत में बैंकिंग जो सेवाएं हैं उसकी शुरुआत कैसे होती है उसको समझने के लिए हम इसे 3 चरण में, 3 फेजेस में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला फेज होगा 1947 तक, मतलब कि जो इंडियन बैंकिंग का जो डेवलपमेंट है 1947 तक किया था। तो फेज 1 में प्री इंडिपेंडेंस फेज, बिफोर 1947। सेकेंड फेज 1947 से 1991,
और थर्ड फेज हम लोग अध्ययन करेंगे 1991 से अब तक। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज। इस फेज में बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि भारत में यूरोपियंस के आगमन से ही जो बैंकिंग है यहां पर प्रारंभ होती है। तो फेज 1 में हम लोग हैं, बैंकिंग फेज 1, मतलब कि 1947 से पहले क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में जो पहला बैंक स्थापित हुआ वो था 1770 में स्थापित हुआ। भारत का ये पहला बैंक था जो मॉडर्न पद्धति पर यूरोपियंस के द्वारा स्थापित किया गया। हाँ, ये एक विदेशी संस्था के द्वारा जिसका नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से स्थापित किया गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। अब सवाल उठता है क्या इससे पहले, चूंकि अंग्रेज तो बहुत पहले आ गए थे, तो क्या इससे पहले भी कुछ ऐसा स्थिति थी? तो ऐसा नहीं था। हाँ, उन्होंने क्या किया था, भारत के विभिन्न शहरों में जो मेजर सिटीज थे जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन क्षेत्रों में बैंक जब कोई स्थापित नहीं होता उससे पहले इन्होंने एजेंसी हाउसेस खोले थे। एजेंसी हाउसेस एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि एजेंसी हाउसेस क्या थे। तो एजेंसी हाउसेस एक बैंक के जैसा ही थे, लेकिन ये एजेंसी हाउसेस जो उस समय ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी उन्हीं के लिए सिर्फ काम करते थे। और जैसे कि इनके एम्प्लॉय का पेमेंट करना, जो पैसे आ रहे हैं उनका मैनेजमेंट करना, मतलब जो भी लेन देन हो रहे हैं ब्रिटिश कंपनी में, कर्मचारियों का वेतन से लेकर अन्य सारे कार्य, रख रखाव, वो सारे ये एजेंसी हाउसेस किया करते थे जो उस समय मेजर सिटीज में खोले गए थे 1770 से पहले। और भारत में पहली बार जो मॉडर्न बैंकिंग पद्धति के आधार पर 1770 में स्थापित हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। ये पहला बैंक था। इसके बाद तो क्रम हो गया कि बहुत सारे बैंक धीरे धीरे स्थापित होना प्रारंभ हो गए। हाँ, ये बैंक बहुत वर्षों तक तो नहीं चल पाया, लेकिन चला और फिर बाद में ये बंद हो गया। लेकिन हाँ, ये प्रारंभ हो चुका था और बहुत सारे बैंक स्थापित होने लगे थे। इसके बाद अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे स्थापित यहां पर हुए हैं। आपका भारत में जो क्रमिक विकास बोला जाता है, भारत में जो बैंकों का एक रेगुलर बेसिस पर अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो वो 3 बैंकों को प्रमुख माना जाता है, जिसकी स्थिति आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो वो 3 बैंक थे। पहला जो बैंक स्थापित हुआ था वो था बैंक ऑफ बंगाल। ये 1806 ईस्वी में स्थापित हुआ था। दूसरा जो था बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में। ये 3 बैंक थे भारत के। अगर देखिएगा 3 क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, जैसे मद्रास जो चेन्नई है, आज का वर्तमान चेन्नई, दक्षिणी क्षेत्र के लिए था। फिर आपका बॉम्बे जो हो गया उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के लिए, और बंगाल भी जो हो गया ये पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र को आधार पर, ये 3 रीजन के आधार पर यह स्थापित किया गया था। ये 3 अलग अलग डेट में स्थापित हुए थे और ये मुख्य रूप से उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए मुख्य रूप से ये काम करते थे और पूरे भारतभर में। इन तीनों को एक साथ बोला जाता था प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सा, बताइए इनमें से कौन सा बैंक है जो प्रेसिडेंसी बैंक के अंतर्गत शामिल होता था। तो ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंकों को एक साथ प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। धीरे धीरे, चूंकि देखिएगा उस समय पहली बार बैंक स्थापित हुए थे तो उतनी मजबूती नहीं मिल पा रही थी, तो इसीलिए उस मजबूती प्रदान करने के लिए उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और ये भारत का होने वाला पहला मर्जर था। मर्ज को हिंदी में विलय बोलते हैं, जो स्वैच्छिक रूप से 2 संस्थानों को, 2 या 2 से अधिक संस्थानों को एक साथ मिलाया जाता है, तो मर्जर हुआ।
मतलब कि प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज कर दिया गया एक साथ तीनों में, और इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उस समय भारत सरकार के बैंक के रूप में, और जो फाइनेंशियल मार्केट था भारत का, उसके रूप में भी ये काम करता था। भारत में जो मुद्रा जो जारी होती थी उसी के लिए ही काम करता था। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था, एक जनरल बैंक के जैसा काम करना भी। तो धीरे धीरे जो विभिन्न अर्थशास्त्री और बहुत सारी अन्य संस्थाएं ने इसे ही एक सेंट्रलाइज्ड बैंक, क्योंकि उसमें भारत में सेंट्रलाइज्ड बैंक नहीं था 1921 तक, तो इसे ही एक सेंट्रलाइज्ड बैंक के रूप में स्थापित करने की प्रपोजल आया। लेकिन उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। आपको पता होगा, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि एक कमीशन बनाया गया था, हिल्टन यंग कमीशन, और एक था सेंट्रल बैंकिंग टेस्टिंग एजेंसी, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। उसी के सिफारिश पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एज ए जनरल बैंक के जैसा काम करने दिया, और जो सेंट्रल बैंक की जो कमी थी भारत में एक सेंट्रलाइज्ड बैंक की, उसके लिए हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया। यह आजादी से पहले ही हुआ था, इसलिए हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और इसी के आधार पर 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। जब आरबीआई के बारे में हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे तो पूरा डिटेल में जानेंगे। अभी बस इतना ही जान लीजिए कि आरबीआई की स्थापना पहले ही फेज में हो चुकी थी, मतलब 1947 से पहले ही। अब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो अब ये जनरल बैंक के जैसा काम करता रहा, और फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, मतलब सेकेंड फेज में, इस बैंक को इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है बैंकों को सरकार के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, मतलब कि अब बैंकों पर पूर्ण स्वामित्व सरकार का हो जाएगा और बैंक को अपने अनुसार। अब ये राष्ट्रीयकरण क्यों होता है हम आगे डिस्कस भी करेंगे। पहले सब यहां जान लीजिए कि इसका नेशनलाइजेशन हुआ, और 1955 में ये 1 जुलाई 1955 को ये राष्ट्रीयकरण हुआ था। और एसबीआई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइजेशन करने के बाद इसका नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भारत का सबसे बड़ा बैंक है और विश्व का सबसे ज्यादा ब्रांचेज वाला बैंक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, विश्व का सबसे ज्यादा ब्रांचेज वाला बैंक और भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना बैंक भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति 1806 से है। जब ये बैंक बना था, ध्यान रखिएगा, जब ये बैंक स्थापित हुआ एसबीआई, तो इसके कुछ सहयोगी बैंक, एसोसिएट बैंक भी थे, जो कुल 8 इसके, आपने इसको बोला जाता है एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट। कुल 8 इसके एसोसिएट थे, लेकिन समय समय पर इन सब का विलय एसबीआई में ही कर दिया गया। जो बचे थे 5, 2017 में भारत सरकार ने उनका भी विलय एसबीआई में कर दिया। मतलब कि एसबीआई के अब एक भी एसोसिएट नहीं है, एसबीआई अब एक सिंगल बैंक के रूप में काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये फेज 1 में, अब ध्यान रखिएगा, फेज 1 में ये सारे बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका थी। इसी दौरान और भी बैंक स्थापित हुए थे फेज 1 में, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर इलाहाबाद बैंक, जो 1865 में स्थापित हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। तो ये सारे बैंक स्थापित होते जा रहे थे। मतलब कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक 1947 तक सैकड़ों बैंक स्थापित हो चुके थे, लेकिन बहुत सारे बैंक चल रहे थे और बहुत सारे बैंक बंद भी हो चुके थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1947 से पहले, मतलब फेज 1 में जितने भी भारत में बैंक थे, सारे के सारे प्राइवेट बैंक थे।
इसलिए यहां पर देखिएगा कभी कभी वर्ड यूज किया जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। प्राइवेट बैंक या फिर जो व्यापारिक बैंक, तो व्यापारिक बैंक जो जिनका प्रॉफिट मोटिव है, मतलब कि बैंकिंग बिजनेस जिनका व्यापार है, कॉमर्शलाइज्ड है, वाणिज्यिक है, तो वो सारे के सारे व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। तो 1947 से पहले मतलब फेज 1 में जितने भी बैंक थे सारे प्राइवेट थे, गवर्नमेंट बैंक एक भी नहीं थे, इंक्लूडिंग आरबीआई। आरबीआई भी एक प्राइवेट बैंक ही था, जो हम लोग आरबीआई आगे क्लास में डिस्कस भी करेंगे। आरबीआई भी एक प्राइवेट बैंक ही था। अब आते हैं हम लोग यहां पर सेकेंड फेज में 1947 से लेकर 1991 तक। सेकेंड फेज को मुख्य रूप से जाना जाता है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से और कुछ नए बैंकों की स्थापना से। 1947 से लेकर 1991 तक बहुत सारे नए नए बैंक स्थापित भी हुए थे। इसी दौरान बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक स्थापित हुए थे, जैसे आईएफसीआई, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। फिर आपका सिडबी हो गया, आईडीबीआई हो गया, बहुत सारे संगठन भी स्थापित हुए थे। हम लोग मेन बैंक पर फोकस करेंगे। आरआरबीज की स्थापना भी 1975 में एक साथ 5 बैंकों की गई, जो आगे हम लोग डिटेल में आरआरबीज में डिस्कस भी करेंगे। अब यहां पर देखिएगा इस फेज में हमने बोला कि मुख्य रूप से हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। और राष्ट्रीयकरण में सबसे महत्वपूर्ण है आपका जो 1949 में हुआ, भारत का में पहला बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया भारत में 1949 में, वो था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भले ही आरबीआई की स्थापना 1935 में हो चुकी थी, लेकिन वो एक प्राइवेट बैंक था, एक सेंट्रल बैंक की भूमिका में था, लेकिन प्राइवेट बैंक के रूप में था। तो भारत सरकार ने सबसे पहले, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो उस समय सबसे ज्यादा क्राइसिस था वो तो फंड का, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर टर्सरी सेक्टर हो, हर क्षेत्र में पैसे की किल्लत थी। तो और साथ ही बैंकों पर, बहुत सारे बैंकों पर नियंत्रण भी नहीं था सरकार का, क्योंकि बैंक ही फाइनेंस उपलब्ध करा सकते थे। इसीलिए भारत सरकार ने सबसे पहले सोचा कि बैंकों को अपने अधिकार में लिया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले उसने सोचा कि हमारे पास एक ऐसा बैंक हो जो सारे बैंक को नियंत्रण करे। तो इसीलिए आरबीआई को यहां पर एक नेशनलाइजेशन किया गया और इसे अपेक्स इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया। अपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ा, जो शीर्ष है, सबसे बड़ा है, शीर्ष संस्था, अपेक्स इंस्टीट्यूशन। तो पहला बैंक जो नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया भारत सरकार के द्वारा, अपने अधीन में लिया गया, वो था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा बैंक तो बता चुके हैं अभी, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बना, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जुलाई 1955 को। ध्यान रखिएगा, आगे जब हम नेशनलाइज्ड बैंक पढ़ेंगे ना, तो बोला जाता है कि नेशनलाइज्ड बैंक तो 20 था, मतलब कि एक 1969 में हुआ, एक 1980 में हुआ। तो फिर ये दोनों नेशनलाइजेशन का क्या हुआ? तो बिल्कुल देखिएगा, ये ऐसे बैंक थे जिनका अपना एक पार्लियामेंट में बनाया गया एक्ट था, उसके आधार पर ये स्थापित हुए थे। आरबीआई का भी और एसबीआई का भी अपना एक्ट है, तो इसलिए ये भी नेशनलाइज्ड बैंक ही है, भारत सरकार का अपना बैंक है, लेकिन ये अलग कैटेगरी में रखा जाता है। जबकि जो अगली बार जो नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में देश के उस समय जो 14 बड़े व्यापारिक बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया गया। और 1980 में उस समय देश के जो 6 बड़े बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया गया। अब सवाल उठता है कि इनका मतलब 6 ही का ही क्यों किया गया और 14th का ही क्यों? तो उसके लिए कंडीशन भारत सरकार ने रखा था, जो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि ये 14 कौन कौन, क्योंकि हम लोग अभी फेज वाइज चल रहे हैं, फेज 1 2 3, अभी सेकंड में हम लोग, तो इसमें ये नेशनलाइजेशन हुआ था। कंडीशन यहां पर जान लीजिए, जिनकी कैपिटल जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ है, उनका नेशनलाइजेशन किया गया था। तो उस समय ऐसे 14th बैंक थे, इसलिए 14 बैंकों का किया गया। और 1980 में कंडीशन रखा गया कि उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा जिनकी कैपिटल जो है, जमा पूंजी जो है, पेड अप कैपिटल जो है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 करोड़ है। तो वैसे उस समय 6 बैंक थे, तो उनका नेशनलाइजेशन किया गया। और इसीलिए इनको देखिएगा एक साथ ये बल्क में, मतलब बहुत बड़ी संख्या में एक साथ नेशनलाइजेशन हुए थे, तो इनको एक साथ बोला जाता है नेशनलाइज्ड बैंक। तो टोटल 14 + 6 20 होता है। लेकिन वर्तमान में, मतलब आज के डेट में, अभी अगर पूछा जाए आपसे कि कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, तो 20 की जगह
मात्र 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। अब ये 11 कैसे हुआ, तो ये अलग अलग समय में इसमें बदलाव होते गए। आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल बैंक तो वहां पर देखने को मिलेगा कि चूंकि ये नेशनलाइज्ड बैंक सारे कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत ही आते हैं, एसबीआई भी कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आता है, तो वहां पर डिटेल में बस इसमें जान लीजिए अभी आपका 20 की जगह जो है अभी 11 है। अब यहां पर आते हैं हम लोग जो थर्ड फेज है। एक मिनट, थर्ड फेज में जाने से पहले यहां पर हम लोग देख लेते हैं नेशनलाइजेशन को डिस्कस, क्योंकि नेशनलाइजेशन यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए जो नेशनलाइजेशन है इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से नेशनलाइजेशन, या फिर नेशनलाइजेशन के लाभ क्या हैं राष्ट्रीयकरण के, या फिर ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिएगा, नेशनलाइजेशन का मतलब हमने तो प्रारंभ में बताया, बैंकों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना सरकार के द्वारा, बैंकों पर पूर्ण स्वामित्व अपना स्थापित करना केंद्र सरकार के द्वारा, इसी प्रोसेस को कहा गया नेशनलाइजेशन। अब भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया, जैसे कि हमने बताया था कि जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें सबसे बड़ी क्राइसिस था फंडा भी हमारे यहाँ मानव श्रम लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन पूंजी की कमी है, कैपिटल का बहुत ही क्राइसिस है। हर कोई देखिएगा अभी जॉब की ओर क्यों भागता है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक लमसम फंड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पैसे तो है ही नहीं, बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, और वो बैंक इसकी पूर्ति सही से कर सकते हैं। उस समय क्या थे कि सारे के सारे बैंक तो प्राइवेट थे, वो सारे बैंक उन्हीं जगह अपने ब्रांचेस खोलते थे, उन्हीं लोगों को लोन देते थे जिनसे कि लगता था कि हमें अच्छे खासे रिटर्न मिल पाएगा और हमारा पैसा भी वापस मिल जाएगा। प्राइवेट बैंकों का तो मेन मोटिव वही था कि हमारा पैसा भी सेफ रहे और हमारा अर्निंग भी ज्यादा हो, प्रॉफिट भी ज्यादा हो। अगर मान लीजिए वो किसान को लोन देते हैं, इंटरेस्ट तो छोड़िए, पैसा भी रिकवर नहीं हो पाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी। ऐसा नहीं था कि वो किसानों के ही लोन देने से डर रहे थे, वो छोटे मोटे उद्योग को भी लोन नहीं देते थे, बिजनेसमैन जो हो गया उनको भी लोन नहीं देते थे, बड़े बड़े उद्योगपति को सिर्फ लोन मतलब सीमित था, अपने ब्रांचेस भी सीमित थे, बड़े शहरों तक सीमित थे, स्पेसिफिक जगह। तो इसलिए अगर सभी क्षेत्र को अगर डेवलपमेंट करना था तो पूंजी की जो कमी थी उसको पूर्ति करना था, कैपिटल की, और वो जो फाइनेंस की स्थिति बदल जा सकती थी बैंकों के माध्यम से। इसीलिए भारत सरकार ने इन बैंकों को अपने कंट्रोल में ले लिया। अपने कंट्रोल में लेने से क्या फायदा होगा, अपने कंट्रोल में लेने से यह फायदा होगा कि इन बैंकों को अपने मन मुताबिक हर एक क्षेत्र में फाइनेंस जो है उपलब्ध कराया जा सकता है, ब्रांचेस हर एक क्षेत्र में खोले जा सकते हैं। आज देखिए एसबीआई का भारत के अधिकतर प्रखंड में ब्रांचेस है, अधिकतर। इसके अलावा बहुत सारे यार, हाँ ध्यान रखिएगा, नेशनलाइजेशन करने से सारे लाभ ही नहीं हुए, इसके नुकसान भी हुए, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। नुकसान वगैरह के तौर पर अगर देखा जाए तो चूंकि जो बैंक थे, आज देखिएगा बैंकों में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कि बैंक ने लोन दिया, लोन रिकवरी नहीं हो रहा है। और ऐसा सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 20-20 हजार करोड़ 30-30 हजार करोड़ लेके बैंकों का भाग गए भारत से। विजय माल्या, नीरव मोदी, आपने नाम सुना भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, बैंक लोन दे देते थे लेकिन रिकवर नहीं हो पाते थे, और बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा स्थिति बना। आज देखिए बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा है, हर बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा है। कुछ बैंक एनपीए की वजह से बंद भी हो चुके हैं और बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं, रिकवर नहीं कर पाते हैं अपने लोन, इंटरेस्ट तो छोड़िए, जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रिकवर नहीं हो पाते हैं। इसी पर्पज से भारत सरकार आरआरबी की स्थापना की थी, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। आरआरबी सैकड़ों स्थापित हो चुके थे 1990 के दशक तक, लेकिन 90 के दशक के बाद, जो आगे हम लोग थर्ड फेज में डिस्कस करेंगे, बैंकों का मर्जर होने लगा। क्योंकि अगर एक संगठन को अगर मजबूत करना, ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनको एक साथ रहना पड़ेगा, तब जाकर वो मजबूती मिल पाएगी। तो इसलिए बैंकों को मर्जर किया गया, और अभी वर्तमान में देखिएगा तो मात्र आरआरबीज 43 है, जहां 150 से ज्यादा आरआरबीज हुआ करते थे। तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आप देखिएगा आरआरबीज, भारत के जितने भी आरआरबीज अधिकतर लॉसेज में चलते हैं। कोई भी
प्रॉफिट तो छोड़िए, अपना जो भरपाई वो भी नहीं कर पाते, एक्सपेंसेस को सब लॉस में चलती है। उसका कारण है एनपीए। वो लोन देते हैं ऐसे वर्ग को जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एमएसएमईज को, तो वहां पर रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इंटरेस्ट तो छोड़िए, रिकवर भी नहीं हो पाता है। और कभी कभी आप सुनते होंगे कि ऋण जो है, लोन जो है, एग्रीकल्चर लोन, उनको भारत सरकार ने उसको माफ कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने माफ कर दिया। तो उस स्थिति में उन बैंकों की स्थिति जो होती है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये इसका निगेटिव इंपैक्ट था। और इसका जो पर्पस था कि आखिर नेशनलाइजेशन क्यों किया गया। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग आते हैं, अगला जो है थर्ड फेज, फेज 3। फेज 3 में आप यहां पर देख सकते हैं, फेज 3 को मुख्य रूप से जाना जाता है बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। बैंकिंग रिफॉर्म्स फेज 3 जो 1991 के बाद, 1991 में एक डेट आपको बता दें, इसी समय भारत में आर्थिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था। इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसे आपने सुना होगा, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी अवधारणा, एलपीजी कॉन्सेप्ट। तो यहीं पर 1991 में, जुलाई 1991 में भारत सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पूरा बदल दिया गया था और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रोत्साहित किया गया था, लिबरल हुआ था। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सॉफ्ट पॉलिसी, टैक्सेस वगैरह हटा दिए गए थे या फिर उनको कम कर दिए गए थे और प्राइवेट सेक्टर को उसमें शामिल कर दिया गया था। इस वजह से भारत जो है ग्लोबलाइज हुआ था आपका। पूरे देश में अभी देखिए बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, हर देश के साथ भारत का ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं आपका। तो उसी के बाद भी बैंकों में भी बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि बैंक ही किसी देश की अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं कि उसी के आधार पर जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। इसलिए इसमें भी बदलाव हुए थे। इस समय खासकर जो है आपका बैंकों का जो है एक्सपेंशन किया गया था। कुछ बैंकों को आरबीआई ने, मतलब कुछ प्राइवेट बैंक, देखिए प्राइवेट बैंक तो जो थे उनको पहले सेकेंड फेज में आपने देखा कि प्राइवेट बैंक को नेशनलाइजेशन किया जा रहा था, जबकि थर्ड फेज में जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हुआ, ऐसा नहीं था कि प्राइवेट बैंक पूरा पूरा खत्म कर दिया जाना चाहिए था, जो उस समय किया गया था। लेकिन 1991 के बाद फिर 10 नए प्राइवेट बैंक स्थापित किए गए, जिनमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और बहुत सारे अन्य बैंक प्रमुख थे। क्लियर है? इसलिए इसको, और इस समय 2 समितियां भी बनी थी, जो नरसिम्हन समिति, आगे जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, नरसिम्हन, जितनी भी समितियां थी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थर्ड फेज में, ये फेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यान रखना है। नरसिम्हन समिति 2 बार बनी थी, एक 1991 में जो बहुत सारे रिकमेंडेशन किए थे, और एक बना था 1998 में। और इन रिकमेंडेशन के आधार पर फिर उनको बहुत सारी चीजें लागू की गई थी। जैसे कि इनके मेन रिकमेंडेशन थे एनपीओ को कैसे कंट्रोल किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, जो बैंकिंग है उनको पूर्ण स्वायत्तता मिले, खासकर आरबीआई को, और पॉलिटिक्स से बैंकों को दूर रखा जाए, ये सारे रिकमेंडेशन थे। साथ ही जो बैंक स्थापित हो वो 4 लेयर पर स्थापित हो, इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल पर। तो ये सारे रिकमेंडेशन किए गए थे, जिसमें भारत सरकार बहुत सारे चीजों को अपनाई भी थी और कुछ पेंडिंग में अभी तक भी है। क्लियर है? तो ये जितने भी फेजेस थे इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री का, फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसमें डिस्कस किया। फेज 1 में तो मुख्य रूप से 1947 से पहले जितने भी निजी बैंक थे किस तरह से स्थापित हुआ उनको हमने बताया। फेज 2 में हमने बताया जो नेशनलाइजेशन और कुछ नए बैंक स्थापित हुए, जिसका उद्देश्य था जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको भरपाई करना। फेज 3 में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जो बैंक स्थापित हो चुके थे उनको मजबूती कैसे दिया जा सके, एनपीओ जो तेजी से बढ़ रहे थे उनको रिड्यूस कैसे किया जा सके, और बैंकिंग लेवल किस तरह से स्थापित हो उसके लिए जाना जाता है। अब फाइनली हम लोग आते हैं बैंकिंग संरचना में। बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है भारत में, जैसे कि भारत में कॉमर्शियल बैंक हैं, कुछ रीजनल रूरल बैंक है, कुछ कॉर्पोरेटिव बैंक है, कुछ डेवलपमेंट बैंक है, कुछ एनबीएफसी और कुछ पेमेंट बैंक है। लेकिन उससे पहले एक चीज यहां पर डिस्कस कर लेते हैं जो आगे यूज में आएगा। आरबीआई एक्ट में, जैसे कि ये बैंक जो हमने डिवीजन किया हुआ है भारत में जो बैंकों के प्रकार हैं उसके बारे में, आरबीआई एक्ट में भी बैंकों को डिफाइन किया गया है। बैंक 2 प्रकार के होते हैं आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग। वो 2 प्रकार होते हैं। भारत में कुछ बैंक जो होते हैं शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, और कुछ बैंक जो होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक उन्हें कहा गया है जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जो शामिल हैं,
और नॉन शेड्यूल बैंक उन्हें कहा गया है जो शामिल नहीं है। मतलब कि वैसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जो शामिल नहीं है वो सारी के सारे नॉन शेड्यूल बैंक है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई लिस्ट है कि कौन कौन शेड्यूल 2 में है और कौन कौन शेड्यूल 2 में नहीं है? तो ऐसा कोई लिस्ट नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो भारत में सारे के सारे बैंक शेड्यूल बैंक ही है। तो नॉन शेड्यूल बैंक की क्या अवधारणा है, किस आधार पर ये तय होते हैं? मतलब कि अधिक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें याद कर लेते हैं कि नहीं आरआरबीज जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन शेड्यूल बैंक है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। शेड्यूल बैंक एक्चुअली नियमावली के आधार पर है, जैसे कि आरबीआई जो है सीआरआर, एसएलआर और बहुत सारे अन्य जो बैंकों के लिए जो रूल्स रेगुलेशन जारी किए उसका बैंक पालन कर रहे हैं, तो शेड्यूल बैंक के बने रहते हैं। और जो पालन नहीं करेंगे तो आरबीआई लिस्ट जारी करती रहती है कि ये बैंक नॉन शेड्यूल बैंक कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है, क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं कर रही है। इसके अलावा उस बैंक पर आरबीआई जो है आपका पेनाल्टी भी लगाती है। क्लियर है? तो एग्जाम में ये अगर आरबीआई से प्रश्न पूछा गया है तो ये एक प्रश्न आता है, बहुत ही एक छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि शेड्यूल बैंक कौन है। तो जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में, आरबीआई एक्ट में 2 शेड्यूल हैं, एक शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 में जो बैंकों के नाम है वो सारे के सारे शेड्यूल बैंक है, और जो नहीं नाम है वो सारे सारे नॉन शेड्यूल बैंक है। हिंदी में इनको बोलते हैं अनुसूचित बैंक, और ये गैर अनुसूचित बैंक जो यहां पर दिया हुआ है। अब आगे हम लोग हैं यहाँ पर भारत में जो वर्तमान बैंकिंग जो संरचना है, करंट बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसमें कि सबसे सर्वा कौन है, आरबीआई है, और आरबीआई के अंतर्गत काम करने वाले ये सारे बैंक। लेकिन अब इसके बारे में हम लोग अब अगली क्लास में चर्चा करेंगे। कॉमर्शियल बैंक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। किन्हीं को कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्लास में आपके कमेंट को और मान लीजिए उसका रिप्लाई के माध्यम से आपको आंसर दिया जाएगा। और जो भी छात्र हमारे लाइव बैचेस में अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अभी से ही तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय कम है। लेकिन इतना भी समय कम नहीं है कि आप तैयारी ही नहीं कीजिए, 5-6 महीने। और ध्यान रखिएगा ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर मौका है इसमें कॉमर्स के छात्र के लिए, क्योंकि कॉमर्स के लिए देखिएगा जनरली ऐसे वैकेंसी नहीं निकलती है। वही फिर आपको जनरल पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। ये आपके लिए स्पेसिफिक, आप इसकी तैयारी करें, थोड़ा मेहनत करें और इस पर रेगुलरिटी बना के रखें, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। तो इसी के लिए हमारे लाइव क्लासेस को जोड़िए, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकें। अभी आप जुड़ते हैं तो मात्र आपका 6500 में कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, और साथ ही इसमें आपको सारे के सारे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, क्लास नोट्स और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ ही आप वहां पर स्टोर में जाकर आप कोर्स को परचेज कर लीजिए। ये सारे हमारे क्लासेस के फीचर्स है जो आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही इसमें जो क्वेश्चंस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो पूछे जा सकते हैं प्रश्न, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। किसी भी अन्य जानकारी और एडमिशन के लिए इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।